अरे ऑनलाइन वाले बोलो भाई, मार्केट चल, क्या पता तुम्हारी बात मान ले बेटा। हाँ वो कैसे, कोई बात नहीं। ऑनलाइन में कोई रीमा तो है ना अभी? जैनिश है, रीमा है। ठीक है, तो सामर्थी और जैनिश बेटा एक बार बोलो कि मार्कर चल, क्या पता तुम्हारी बात मान ले बेटा। जैनिश, बोल बेटा मार्कर चल, चिड़िया उड़। जैनिश, जैनिश ने बोला। किसी की नहीं सुन रहा है, कितना ढीठ है। अब मैं जो चाहता हूँ ना, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इसको। इसको ये किसने बोला है कि ये अपने आप नहीं चले? ये प्रॉपर्टी इसके अंदर ऑटोमेटिकली पहले से ही है ना। मतलब ऐसा है जैसे कि भगवान ने इसको एक इनबिल्ट ये खासियत दी है कि ये अपने आप नहीं जा सकता। अरे हाँ क्या ना? अरे है कि नहीं है? ये खासियत है कि नहीं इसके अंदर में? अरे यस और नो, इसको आप इस, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। क्या ये अपने आप चलेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास वो क्षमता ही नहीं है, इसके पास वो प्रॉपर्टी है ही नहीं कि ये अपने आप चल सके। राइट है? अरे हाँ के ना? तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। वो मतलब मैं अगर रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, कब तक? जब तक मुझको कोई बाहर से फोर्स ना करे। मतलब मैं खुद से ऑटोमेटिक मोशन में नहीं आ सकता। एक पत्थर बड़ा बड़ा सा, राइट है? ओके, वो खुद से अपने आप चलने नहीं लगेगा। ये प्रॉपर्टी उसको दी किसने? ये खासियत उसकी, इसको ताकत किसने दी है कि वो अपने आप कुछ ही कर सकता खुद के साथ में? ये इसको नेचर नहीं दी है ना। तो दिस प्रॉपर्टी that the object cannot move from rest, cannot go from rest to motion on its own, this property is known as inertia. inertia of rest, इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। मतलब ढीठपन। आप उसको ढीठ बनवाएं, जिद्दी। ऑब्जेक्ट पहले जिद करता है, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे बस। खैर, इसको कैसे देखो? एक पत्थर है, जिद है, मैं नहीं हिलने वाला। दुनिया की हर चीज में ये प्रॉपर्टी है। वो रेस्ट वाली जिद है कि नहीं, मैं अपने आप तो रेस्ट से मोशन में नहीं आऊंगा। क्यों? ये भगवान ने बोला। ये है क्या नहीं सब में? अब खुद देखो है क्या नहीं है। हर ऑब्जेक्ट में देखो, मैं अब चारों तरफ जो भी आपको दिख रहा है बोलो चल। सबको बोल कर देखो एक बार, कौन चलता दिखता है ऑटोमेटिक? हर ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप नहीं जा सकता। ये सुनो, ये प्रॉपर्टी कौन सी है? वो रेस्ट वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया वाली। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में रहने का जिदपन है उसके अंदर। ऐसा एक और प्रॉपर्टी है उसके अंदर। क्या? समझ। अब अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो क्या वो बिना बाहर के फोर्स से अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है? बताओ, कल जो मैंने पढ़ा इसको बताओ। एक ऑब्जेक्ट ईस्ट में जा रहा है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली बिना बाहर के फोर्स के मुड़ के नॉर्थ में जा सकता है? जा सकता है क्या? मान लो एक बॉल है आपके पास, क्या वो ऑटोमेटिक अपने आप खुद से, क्या वो नॉर्थ में जा सकती है? क्या वो ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है? आंसर है नहीं। कल हमने पढ़ा ये बाहर के फोर्स के डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। राइट है? अरे हाँ के ना? एक दूसरा, एक दूसरा जिद्दीपन है इसके अंदर। एक छोटा बच्चा है, इसकी पहली जिद क्या है? मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगा, बस। ये पहली जिद। जैसे कि तो ये पहली जिद ऑब्जेक्ट की, मैं रेस्ट में हूँ, अपने आप मोशन में नहीं आऊंगा। ये प्रॉपर्टी मुझे भगवान ने दी है कि मुझे भगवान ने ताकत ही नहीं दी है कि मैं अपने आप रेस्ट से मोशन में आ सकूं। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी। जिद्दीपन है मेरा रेस्ट वाला। जिद्दीपन मतलब इनर्शिया, समझ गए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जिद्दीपन कौन सा है? डायरेक्शन वाला। मुझे भगवान ने प्रॉपर्टी दी नहीं है कि मैं अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकूं। ये मेरा दूसरा जिदपन है, मेरी दूसरी जिद है कि मैं अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज, मैं क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता बिना बाहर के फोर्स के। तो ये दूसरा उसका जिद्दीपन है। ये प्रॉपर्टी उसके अंदर इनबिल्ट है। कि हम सबके अंदर इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि हम अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, हम चाहे तो भी, बिना बाहर के फोर्स के। ये प्रॉपर्टी दी किसने उसको? भगवान ने दी है। राइट है? सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ जिद्दीपन। कौन सा? डायरेक्शन वाला, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी इनर्शिया बोलो ना, मन में लाओ जिद। जिद करना,
एग्जाम में जिद्दी बनने को था ना कि हम जिद्दी हो रहा है, वो एग्जाम में इंग्लिश में वर्ड लिखना है, मैं उसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये दूसरी जिद है उसकी, कौन सी? डायरेक्शन वाली। तीसरी जिद यूनिफॉर्म मोशन वाली, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो अपने आप अपनी स्पीड चेंज कर सकता नहीं है, ना तो वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है अपने आप, ना अपनी वो स्पीड बढ़ा घटा सकता है। ये है इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि जो जिस स्पीड चल रहा है वो उसी स्पीड से चलेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता अपने आप से, ये प्रॉपर्टी उसको किसने दी है? भगवान ने दी है उसको। ये क्षमता उसके पास है ही नहीं। तो तीन तरह के इनर्शिया, तीन तरह की जिद करता है एक ऑब्जेक्ट। पहला, रेस्ट, तो रेस्ट में रहेगा। दूसरा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, राइट है। तीसरा, यूनिफॉर्म मोशन वाला, कि अगर वो जिस चल रहा है स्पीड से वो उसी स्पीड चलता रहेगा। तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट वाला जिद है, कि अपने आप अपने से चेंज नहीं होती है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और ये कौन सा जिदपन है? यूनिफॉर्म मोशन का। तो इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तीन चीज करता है ऑब्जेक्ट। अरे हाँ के ना? राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो। ठीक। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक बड़ा सा पत्थर यहाँ सामने रखो, ठीक है? बड़ा पत्थर, द साइज ऑफ दिस रूम, और एक ये छोटा मार्कर आपके सामने रखो। पत्थर भी रेस्ट में, मार्कर भी रेस्ट में, और वृंदा को, दोनों को रेस्ट से मोशन में लाना। दोनों जिद करते हैं कि हम रेस्ट से मोशन में आएंगे नहीं। सबका सबका जिद, ये प्रॉपर्टी सबके, ये प्रॉपर्टी मेरे अंदर भी है, मैं भी अपने आप से रेस्ट में मोशन में नहीं आ सकता। आई हैव इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिद्दी पर रेस्ट में, राइट है। अरे हाँ के ना? ठीक। ये इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है? ये जो जिद्दीपन है ये डिपेंड किस पर करता है? ये होता, बच्चे जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे कम जिद्दी होते हैं, कुछ बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि अब जानते ही हो, ऐसा तो होता है ना। घर पे देखा होगा कि शायद आपके भाई या बहन हो, वो भयंकर जिद करते हो, माने ही ना कभी, कितने मारो उनको, और आप होते तो मान जाते हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, थोड़ी जिद करते हैं, बाद में मान जाते हैं, राइट है। तो देखो, जिद में भी वैरायटी है। सबका जो जिद्दीपन है, जो जो वो प्रॉपर्टी है कि भाई मैं रह से, जो इनर्शिया है वो सबका सेम नहीं है। तो वो समझाता, एक बड़ा, इमेज बड़ा पत्थर इस रूम के साइज का, सॉलिड रॉक, पहाड़ से लाया हुआ टुकड़ा, ठीक है, रीमा लेके आई उसको यूरोप पास। और एक ये मार्कर, दोनों बाजू बाजू में पड़े, ठीक है, बड़ा सा पत्थर। वृंदा को, दोनों को रेस्ट से मोशन में लाना है। तो वृंदा गई, वृंदा ने मार्कर को ऐसे किया, तो, और वो रेस्ट से मोशन में आ गया। वृंदा को कितनी ताकत लगानी पड़ी? कम लगानी पड़ी। तो इसके अंदर जिद तो है, पर इतनी भी जिद नहीं है, प्यार से मान जाता है। चुप, हाँ ठीक। अब वृंदा गई पत्थर के पास। वृंदा ने सुबह सुबह क्या खाया था? एसएमबीएस के ढोकले। असली वो चटनी के साथ, वो भी एकदम ढोकलों का पावर। वृंदा, वृंदा बोला ठीक है पत्थर है, उंगली टूट गई, पत्थर टस से मस नहीं हुआ। वो पत्थर जिद कर रहा है ना, मैं रेस्ट में रहूंगा, मैं क्यों हिलूं? वो जिद बंद तो दोनों ने किया, मार्कर ने भी किया, पत्थर ने भी किया। मार्कर तो जल्दी से मान गया, ठीक है, मतलब मार्कर का जो जिद्दी पर है वो कम है, ठीक है, पत्थर का नहीं हुआ। फिर बंदा बोला ठीक, कोई बात नहीं, अब बंदा ने एक हाल में, ठीक है बेटा, फिर कुछ काम नहीं है। फाइनली बंदा लेके आई जेसीबी या क्रेन, और तब जाके, रीवा तो बेटा वो उससे बड़ी चीज है, वो छोटी मोटी चीजें नहीं आती रीवा तो, पूरा माउंट एवरेस्ट लेना तो रीवा के ऊपर है। छोटे मोटे पता, रीवा को फूंक से छू, खत्म। रीमा तो बड़ा अलग कैटेगरी है। रीमा अलग, रीमा अलग। हर जगह रीमा, छोटे मोटे काम से रीमा काम, रीमा बड़े बड़े लेवल की। तो इस बार क्या लेके आई ये? जेसीबी और क्रेन, और तब जाके वो पत्थर थोड़ा हिला। तो ऑब्वियसली थोड़ा पत्थर है, जेसीबी को भी हिलाना मुश्किल हो जाए बेटा। अब मुझे बताओ, कौन जिद ज्यादा, किसने जिद ज्यादा की, पत्थर ने कि मार्कर ने? पत्थर ने। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अरे हाँ के ना? मोर इज द मास, मोर इज द जिद, मोर इज द इनर्शिया। अरे हाँ के ना? जितना ज्यादा मास होता है
उतना ज्यादा मुश्किल है उसको रेस्ट से मोशन में लाना। अरे हाँ के ना। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा उसका मास भी ज्यादा ज्यादा जिद करेगा वो। अच्छा, अब मान लो कि समझ लो, ठीक है, ये मार्कर ऐसे जा रहा है और एक ट्रक जा रहा है ऐसे, दोनों ईस्ट में जा रहा है, ठीक है। मुझे मार्कर को ईस्ट से ऊपर की ओर उठाना है, चलते हुए डायरेक्शन चेंज करना है, ठीक है। तो मैं आराम से कर लूंगा, देखो ऐसे मार्कर जा रहा है, मैं आराम से कर दिया, जल्दी से हो गया। मतलब इसके अंदर जिद तो थी डायरेक्शन वाली, पर जल्दी से मान गया, ऊपर, ठीक है मान गया, प्यार से मांगे, कम जिद है, कम इनर्शिया, ट्रक को ऊपर उठाना, चलते हुए ट्रक को। मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा, अरे हके ना, क्यों, मास। आप समझे? सो इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, मास ज्यादा, इनर्शिया भी ज्यादा, मास कम, इनर्शिया भी कम। तो दोनों ज्यादा, दोनों कम, दोनों एक साथ में बढ़ते हैं, दोनों एक साथ में कम होते हैं। याद करो एट में क्या पढ़ा था उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद आया कुछ? सो डायरेक्ट पढ़ा ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो व्हाट डायरेक्ट प्रोपोर्शन? जब दो चीजें एक साथ में बढ़े, एक साथ में घटे। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, एग्जाम में मार्क्स और मिलने वाली शाबाशी। मार्क्स ज्यादा, शाबाशी ज्यादा, वाह 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 वाह। मार्क्स और ज्यादा, शाबाशी और ज्यादा, दोनों एक साथ में बढ़ रहे हैं, एक के बढ़ दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। मार्क्स कम, थोड़े कम, शाबाशी थोड़ी सी कम होगी, और कम, बिल्कुल कम हो जाएगी। एक मार्क्स और शाबाशी एक साथ में बढ़, घटते ही साथ में बढ़ते हैं। ये क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब मार्क्स और पढ़ने वाली थप्पड़। मार्क्स, थप्पड़, दो दो चीजें हैं। मार्क्स को बढ़ाओ, थप्पड़े कम पड़ेगी। मार्क्स को घटाओ, तो ये नहीं, डिस्को डिस्को नहीं हो रहा है। बढ़, एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा, उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तो बड़ा था। इनर्शिया और मास कैसे हैं? ज्यादा मास ज्यादा जिद, कम मास कम जिद। अरे हाँ, क्या ना। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे लिखते हैं उसको। ये साइन किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, ये सिंबल का मतलब ध्यान रखना, ये ऐसे। अभी कुछ नए नए सिंबल आएंगे फिजिक्स में, ध्यान रखना आप आपसे। जब मैं ये सिंबल, इसका मतलब क्या है पता है? इनर्शिया बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, इनर्शिया घटेगा, मास भी। देखो या तो मैं पूरा ऐसे स्पेलिंग लिखूं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो स्पेलिंग लिखूं, टू मास, इतना लंबा लाइन लिखूं, मैं शॉर्ट में ये लिखूं, इसका मीनिंग वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्ट में। अपन शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं हमेशा फिजिक्स में, समझ गए? अरे हाँ के ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इतना ना लिखना पड़े इसलिए हम इसकी जगह क्या लिखते हैं, ये। इसका मीनिंग यही है, समझ गए? या तो लिखो ऐसे, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो ये ना लिखना पड़े इसलिए ये सिंबल बनाया है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या हुआ, आई बढ़ेगा मास से बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बात बताओ, एक ऑब्जेक्ट ए है, ए, एक 5 रुपए का सिक्का है और एक पत्थर, किसका इनर्शिया ज्यादा? पत्थर का, ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। क्लियर है? अरे हाँ के ना। तो इन शॉर्ट में ये क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि इनर्शिया की हेल्प से हम मास के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट और रॉन्ग? इसलिए आपको बुक में एक टर्म मिलेगा, इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। इसका मतलब ये कि आप इनर्शिया की हेल्प से मास को मेजर कर सकते हो, या यू कैन से कि कौन भारी है कौन हल्का है, बिना उसको वेट निकाले। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इनर्शिया का मतलब होता है जिद पर, कि मैं अपने आप तो हिलूंगा नहीं, अपने आप डायरेक्शन चेंज करूंगा नहीं, अपने आप अपनी स्पीड को भी चेंज करूंगा नहीं, रेस्ट में तो रेस्ट में रहूंगा, डायरेक्शन भी चेंज करूंगा नहीं, और अगर एक बार चलने लग गया तो अपनी स्पीड भी चेंज करूंगा नहीं, अपने आप से तो नहीं कर सकता। क्यों? क्या ये मेरे ऊपर क्या ये मुझे, क्या ये मतलब मेरी चॉइस है? नहीं, कि मुझे फॉलो करना ही पड़ेगा, कि ये भगवान ने नियम लगाया हुआ हम सब।
तो ये जिद जो ये जो सबका जिद्दीपन है कि वो अपने आप चलेगा नहीं, अपने आप डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, अपने आप मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा, स्पीड चेंज नहीं करेगा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। और ये जो तो किसी को रेस्ट से मोशन में लाना है तो ज्यादा भारी होगा तो ज्यादा मुश्किल होगा, कम भारी होगा तो कम मुश्किल होगा। सो मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया, मतलब मोर इज द जिदपन, एंड लेस इज द मास, लेस इज द इनर्शिया, लेस इज द जिदपन। इन शॉर्ट इनर्शिया से आप मास के बारे में जानकारी निकाल सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। फिर पूछे कि डिफाइन इनर्शिया, देखोगे इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास, डेफिनेशन। डोंट से inertia is a jidpan which is given to any object by the god, ऐसा मत लिखना बेटे, तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए समझा, मतलब इजी करने के लिए बताया। एंड देयर आर थ्री टाइप ऑफ jidpan, थ्री टाइप ऑफ inertia: inertia of rest, inertia of direction, inertia of uniform motion। क्लियर है बेटा? ये ऑनलाइन वालों को समझ में आया? कोई डाउट? कुछ आवाज आई ना अभी? थरक तो नहीं गया है? अभी तो नहीं था ना, आता है वो मुझे मालूम है। हाँ, एक मिनट। बड़ा अच्छा हो गया एरोप्लेन नहीं बोला, एरोप्लेन लैंड की थी। सर बोले सर यहाँ एरोप्लेन भी आती है सर कभी कभार। हाँ सर, वो सर मेरा भैया युधिष्ठिर सर वो एरोप्लेन लेके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं उस पार्ट पे जहां से न्यूमेरिकल बनते हैं, वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो जिस पर कोई फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स कितना है? 10, 8, 6। जैसे अगर आपको किसी का लेंथ मेजर करना है तो आपके पास में मेजरिंग टेप है, राइट और रॉन्ग। आपको किसी का वेट मेजर करना है तो वो वेटिंग मशीन है। आपको चेक करना है बॉडी का कितना कोलेस्ट्रॉल है तो हॉस्पिटल में मशीन है, वो एक नंबर लिख देगा इतना कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है ना, कितना डायबिटीज है बॉडी में, कितने रेड ब्लड सेल है बॉडी में, उनका काउंट, उनका नंबर दे देगा, काउंट कर देगा इतने कितने इतने है। वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स का नंबर कैसे मालूम पड़ेगा हमको? समझे? फोर्स को कैलकुलेट करने और पहले तो फोर्स है क्या वो हम समझे। मालूम है पुश पुल तो फोर्स है, पर एट द एंड क्या हो रहा है विदाउट। अब हम एक टॉपिक समझने जा रहे हैं, मोमेंटम। और मोमेंटम की हेल्प से देखो, ये चीजें भगवान ने नहीं बनाई, मोमेंटम ये सब ये इंसानों ने बनाया है। एक डेफिनेशन बनाई साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन ने देखा कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको क्या भगवान अगर भगवान ने लिख दिया है कि पत्थर पे कि मोमेंटम एक चीज होती है? नहीं, ये न्यूटन ने अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व किया, उस पर एक्सपेरिमेंट किए, और उसने एक फॉर्मूला बनाया m/v। और उसने कहा कि m/v से आप फोर्स निकाल सकते हो, m/v की पावर 5 से नहीं निकाल सकते। इसलिए कभी भी कभी फॉर्मूला में ऐसा नहीं आएगा m/v की पावर 5, नहीं आएगा वो, वो कोई काम का नहीं होता है हमारे, उससे हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए आपको फिजिक्स में वो चीजें नहीं मिलेंगी। एक अब हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम, उसकी हेल्प से हम फोर्स को निकालेंगे। ध्यान से देखना होता है मोमेंटम क्या होता है। बहुत ही इजी, देखो कंसेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो चीजें तुमको एकदम इजी लगेगी, और कंसेप्ट जितने हार्ड रखोगे, बस सिर्फ सुनना। देखो पहले मोमेंटम का डेफिनेशन समझते हैं, वेरी इजी कंसेप्ट है। मैं आपको एक दो करूंगा न्यूमेरिकल मोमेंटम के, एकदम भंगार न्यूमेरिकल, ठीक है। मोमेंटम से जो जाएंगे फोर्स की तरफ, तब एक टेक्निकल टॉपिक आता है। अब तो कैसे न्यूटन का क्यों इतना बड़ा योगदान है? उसने सोचा ये ऑब्जर्व भी करना कि m/v से ही काम बनने वाला है, m/v की पावर 5 से काम नहीं बनेगा, m/v की पावर 10 से काम नहीं बनेगा। ये सोचना भी उसको कितना समय लगा होगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने भगवान की द्वारा बनाई गई सृष्टि में लगने वाले फोर्स को हम मालूम कर सकते, कितना फोर्स, उसके लिए एक फॉर्मूला बना दिया हमारे लिए। ये फॉर्मूला है, अब वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर।
इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे साइंस के फील्ड में। अगर वो ना होता तो ये फॉर्मूला ना होता, ये फॉर्मूला ना होता, शायद ये सब सुविधाएं भी ना होती हमारे पास। हर चीज का एक, अब एक चीज को डिफाइन किया न्यूटन ने, उसका नाम था मोमेंटम। वैसे उनके पहले भी बहुत लोग इसके बारे में बात करते थे, पर न्यूटन ने इसको एक अलग लेवल पे इसको लेके गया। मोमेंटम का सिंबल होता है पी, एंड द डेफिनेशन इज मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तब जो आपको आंसर मिलेगा वो है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पहली बात, शॉर्ट में लिखेंगे ई, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए v। p इज इक्वल टू m इंटू v। या फिर शॉर्ट में बार बार हम इंटू वर्ड यूज नहीं करेंगे, सिंपल m v। अरे हाँ के ना। सो व्हाट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलोसिटी। पहले तो ये डेफिनेशन, ठीक है। मोमेंटम डेफिनेशन निकालते, क्या मीनिंग क्या है मैं वो भी समझाऊंगा। देखो, मोमेंटम मैं आपको दिखा सकता नहीं। मोमेंटम एक ऐसी वस्तु है जो आपको महसूस करनी पड़ेगी। जैसे इनर्शिया वाली बात थी, वो आपको महसूस करनी पड़ेगी कि हाँ यार पत्थर भारी है तो वो ज्यादा ज्यादा जिद कर रहा है, मैं नहीं हिलने वाला। फिजिक्स के अंदर बहुत सी चीजें है ना, हमें फील करनी पड़ती है, महसूस करना पड़ता है। मोमेंटम महसूस करने वाली चीज है। एग्जाम्पल से समझता हूँ मोमेंटम का एक एग्जाम्पल। मेरे हाथ में बंदूक की गोली है, बुलेट हाथ में, और एक वैसी बुलेट बंदूक के अंदर में। मैंने एक बार वो बंदूक की गोली अपने हाथ से फेंकी शौर्य की तरफ, क्या होगा? फर्क कुछ नहीं होगा। फिर मैंने बंदूक से चलाई गोली, दोनों ही केस में सेम गोली, सेम मास वाली गोली, सेम सेम मास थे दोनों का, सेम भारी थे। दूसरे केस में शौर्य है से थी, फोटो चढ़ गया, फोटो पे माला चढ़ गई शौर्य। तो फिर एक सेकेंड, ऐसा क्या हुआ कि थी तो वही गोली वही बुलेट, पहले वाले में कुछ नहीं हुआ, दूसरे गोले में स्वर्गीय शौर्य हो गए। एक सेकेंड, आप बताओ, दूसरे वाले केस में क्या अलग था पहले वाले केस से? ज्यादा फोर्स, फोर्स, स्पीड, 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 राइट। मतलब वेलोसिटी भी, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। अरे हाँ, क्या ना, कोई चीज से कितनी चोट लगेगी आपको डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी पे, ठीक है। दूसरा मास, देखो देखो, मान लो कि सामने से ये मार्कर है, मैंने मार्कर फेंक रहा हूँ आंशी की तरफ, ठीक है, एक स्पीड से। आंशी पकड़ना, वेरी गुड प्लान, मैंने पकड़ लिया। अब मान लो कि इसी स्पीड से ट्रक जाए आंशी की ओर, और आंशी किसे पकड़े? अच्छा, तो बेटा क्या होगा आंशी का? उसने तो पी रखी है ऐसे भी है। एक सेकेंड, तो आंशी से करेगी हाँ, हाँ। दो, एक सेकेंड, इन दोनों केस में मार्कर और ट्रक दोनों की जो स्पीड सेम थी, वेलोसिटी सेम थी, तो इस पर क्या क्या था? मास। कितना चोट लगेगा ये डिपेंड दो चीज पे करता है, एक तो वेलोसिटी पे और एक मास पे। अब बोला फोर्स, अभी तो फोर्स लग, देखो दो चीज देखो, पहले वाले केस में वेलोसिटी इंपॉर्टेंट थी, राइट है, उसकी वजह से चोट ज्यादा लगी सॉरी। दूसरे वाले केस में वेलोसिटी सेम थी, ट्रक और मार्कर की, क्योंकि ट्रक ज्यादा हैवी है इसलिए उसने चोट ज्यादा, राइट। ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मास और वेलोसिटी ये इंपॉर्टेंट है। और मास और वेलोसिटी को जब करते हैं मल्टीप्लाई, और तब जब हमको आंसर मिलता है उसे क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब मोमेंटम का अपन निकालते हैं एसआई यूनिट। मुझे एक बात बताओ बेटा, मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या है? न्यूटन। वैसे ही मोमेंटम का यूनिट क्या है तो समझाता हूं। मास का मतलब केजी, भाई मोमेंटम में क्या आता है? मास आता है, मास का मतलब केजी। फिर आता है वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, केजी। मन से बनाना, मास का केजी लिख दो और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ
मोमेंटम। अरे हाँ के ना, रटना नहीं है, ये खुद से बना दोगे ही तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया ना। वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आंसर है वेक्टर, ऑब्वियसली वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अरे हाँ के ना, इसका डायरेक्शन भी मैटर करता, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो मोमेंटम भी वेक्टर है। ये छोटी मोटी बात है सेक्शन ए की। अरे हाँ के ना, डेफिनेशन क्या है? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू एम वी। ऐसा यूनिट क्या हो गया? केजी पर मीटर सेकेंड। डन। ओके, समझ गए? अब सर ये निकालते कैसे हैं? तो अब मुझे आपकी टेक्स्ट बुक दो, मैं उससे ही करता हूँ। मेरे को समझ में आ गया बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए? हाँ बेटा बोल। हाँ बेटा कोई बात नहीं, लीव कर दीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, स्पीड और फोर्स में क्या डिफरेंस है ऐसा? स्पीड, बेटा डिफरेंस स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस और, बेटा फॉर्मूला क्या है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन सेकेंड, और टाइम, सॉरी, राइट है। तो वहां पे हम डिस्टेंस और टाइम को देखते हैं। हम आगे जाकर देखेंगे फोर्स में हम मोमेंटम को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स आगे जाकर देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ठीक है। और बड़ा दूसरा है, स्पीड से आपको ये मालूम पड़ता है कि कोई चीज कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है ना। किसी की स्पीड 10, किसी की स्पीड 30, तो 30 वाला ज्यादा तेज चल रहा है। फोर्स से मालूम पड़ता है कि किस पे कितना धक्का लग रहा है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये धक्का है और ये उसके कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है वो है। सर मीटिंग एंड। बेटा आगे बोलने वाले, देख, ठीक है चलो। अब बेटा सारे बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे, मैंने एक पत्थर लिया, उस पत्थर का साइड में, तो उस पत्थर का जो मास है वो कितना है? 5। कितना मास है? और उस पत्थर की वेलोसिटी कितनी है? 10। अब मुझे उसका क्या निकालना है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? सिंपल, मास और वी को मल्टीप्लाई करो। मास कितना है? 5, वी कितना है? 10, 5 10 जा 50। अब बेटा यूनिट क्या हो गया? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, हो गया खत्म यहाँ से। हाँ बेटा, ये सिंबल ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। फिजिक्स में बहुत कभी रटना मत कि मोमेंटम एम में तो एम सिंबल है, जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये तो रिमेम्बर द सिंबल, मोमेंटम का सिंबल पी होता है, कैपिटल। निकलना इजी है कि नहीं है? सिर्फ दो सी मल्टीप्लाई करनी है। अरे हाँ क्या ना, आप सब क्लियर है एकदम? बात समझ में आई? अरे सही बात, इजी है एकदम, कुछ खास करना नहीं है हमको, राइट है। ओके। अच्छा दूसरा, अच्छा वेलोसिटी का साइन क्या था? प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का जा रही है राइट में, तो मोमेंटम का सिंबल क्या आया? प्लस ही आया। अच्छा, मान लो कि किसी की वेलोसिटी होती माइनस माइनस 50 मीटर पर सेकेंड। यही पत्थर ले लो, 5 केजी का ही है, इसकी वेलोसिटी -50 है, मतलब ये अब ये क्या जा रहा है? लेफ्ट, राइट है, कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी माइनस में, तो लेफ्ट में जा रहा है, राइट है। अब निकालते हैं मोमेंटम। मास कितना? 5, वेलोसिटी -50, साइन के साथ में वेक्टर क्वांटिटी है। 5 5 जा 25, जीरो का जीरो, माइनस का माइनस, फिर वही केजी मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट आ गया ना। अब मोमेंटम का सिंबल क्या आ रहा है? माइनस। तो अगर मोमेंटम का सिंबल प्लस, तो वेलोसिटी भी प्लस। मोमेंटम का सिंबल माइनस, तो वेलोसिटी भी माइनस। इसका मतलब आप मोमेंटम को देख के ये बता सकते हो कि चीज राइट में जा रही है कि चीज लेफ्ट में जा रही है।
अरे हाँ के ना, ये बात क्लियर हुई। अरे बोलो। डन। बेटा समझ गई ये बात। हाँ हाँ, यहाँ तक बात क्लियर है एकदम। पक्का। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट पे। और यहां से देखो, मैं आपको एक, देखो अब ना मैं चला गया थोड़ा बहुत अब मैं जो बात बताऊं उसको थोड़ा सा आपको फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एक मिनट का मैं मोमेंटम तो ये रहा। मोमेंटम के बाद में सीधा क्या आता, ठीक है चलो। ओके बेटा, अब ध्यान सुनो। अब ध्यान से देखना। ओए, सब सुनो ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, इसका ढक्कन कहाँ रख दिया है? इसको रख दिया गया जेब में डाल दिया होगा। अब एक बात अब नोट करना आप। मोमेंट, चलो मोमेंटम तो हो गया, जाना मोमेंटम मतलब मास और वेलोसिटी। जहां भी मास वेलोसिटी और मोमेंटम, राइट है। अच्छा अब एक बात समझो। मेरे हाथ में एक बॉल, ठीक है, राइट है। अच्छा एक चलो बॉल क्या है, ये मार्कर, ठीक है। मार्क दूसरा मार्कर लेते हैं, ये मार्कर मेरे पास रहने दो। हाँ, ये मार्कर, अभी मैं ये मार्कर फेंक रहा हूँ साक्षी को, धीरे से। फिर उसको पूछेंगे तेरे हाथ में कितना अथड़ा, मतलब ज्यादा दर्द हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, कितना दर्द हुआ, ठीक है। हल्का सा, ठीक है, ठीक लगा। कुछ नॉर्मल हल्का सा फील हुआ, ऐसे हल्का सा, वैसे नॉर्मल ही है। ठीक है। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा लगा, थोड़ा, एक मिनट लगा थोड़ी, धीरे धीरे ला समझा रहा हूँ मैं। और मेरा पीछे कांच भी है, टूट जाएगा कांच। हाँ। अरे बेटा यहाँ से क्या टूटेगा बेटा, आराम। अच्छा अब बुलेट जा रही है। अब फाइनल अटेम्प्ट। बैठ के एक मिनट। अब प्लीज अब जरा फील करना बेटा। मुझे बात बताओ, यहाँ पे लग, जब ये मार्कर टकराया, मैंने 4 बार मारा इसको, 4 बार टकराया इसके, किस समय सबसे ज्यादा इस पे धक्का लगा मार्कर की वजह से? लास्ट केस में क्यों? क्योंकि लास्ट केस में वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी। तो लगने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है तो वेलोसिटी अगर उसकी ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। केस नंबर 1। केस नंबर 2, अब आता है मास। ठीक है। वेलोसिटी सेम रखें। ठीक है। अब समझ लो, ठीक है, अब थोड़ा इमेजिन करना। मान लो कि मैं मार्कर को एक स्पीड दे रहा हूँ, ठीक है। उस स्पीड से सबसे पहले मैं ये एक पर्टिकुलर स्पीड से मार्कर फेंक रहा हूँ, ठीक है। जिसको फेंक इस बार धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे से। वृंदा वृंदा चलो, ठीक है। सबसे पहले वृंदा खड़ी है, उसके बाद सर मैं करूंगा एक्सपेरिमेंट, मैं करूंगा साइंस के लिए अपना जीवन कुर्बान करूंगा, ठीक है चलो। नहीं कुर्बान नहीं करूंगा। देखो अब मैं, अरे रुकना यार, सुनो अब सुनो, देखो ध्यान से समझना। देखो मैं इस स्पीड से ये मार्कर फेंक रहा हूँ वृंदा की ओर, ठीक है। अब मार्कर की स्पीड दिखना, ठीक। केस नंबर 1। अब मैं उसी स्पीड से वृंदा की तरफ ये किताब फेंक रहा हूँ, उसी स्पीड से, उसी स्पीड से। 1 2। अच्छा अब उसी स्पीड से
हल्का है उससे। और क्या क्या हमारे पास है? बैग बैग। सब बंद कर दो बेटा, झीली पीली सब बंद कर दो। एक काम करते हैं, इस बैग में भी ये किताब भी डाल देते हैं, ताकि और वजन हैवी हो जाए। वृंदा बेटा उंगली पर डालना, टूट जाएगी। अब सुनो, अब मैं उसी स्पीड से इस बैग को, प्लीज आप, मैं देखो बेटा सिर्फ खेल नहीं हो रहा है, मैं आप बड़ा महसूस कर, ऐसा क्या था इस बैग में कि अपन पूछे वृंदा, वृंदा अब बता तो कब ज्यादा दम लगाना पड़ा? इसने तीनों को रोका, मार्कर भी रोकी, बुक भी रोकी, बैग भी रोकी, ठीक है, उसी स्पीड स्पीड में चल रहा था। ठीक है, स्पीड में सेम रखी, राइट है। अब अपन वृंदा को एक बात पूछे, वृंदा सबसे ज्यादा दिक्कत कब हुई? बैग में। थोड़ी सी कम बुक में, सबसे कम, तीनों केस में स्पीड सेम थी। तो ऐसा क्या था इस बार कि बैग में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको दो, अगर आप चाहते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट चला हुआ आपके पास चल के आ रहा है, तो आपको दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी, उसका मास। अब मास और वेलोसिटी ये किससे जुड़े हुए हैं? मोमेंटम से। अरे हाँ क्या ना, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? मोमेंटम से। ये बात समझ में आएगी नहीं तो बता पहले। अरे हाँ क्या ना। अब प्लीज थोड़ा फील करना, मोमेंटम को आप समझो एक ऑब्जेक्ट के अंदर की ताकत। जब बैग को देखो, बैग का मान लो कि मास, देखो, लुक एट द नंबर्स। पहला था मार्कर, मार्कर का मास है, एग्जाम्पल के लिए 2 kg, मार्कर की स्पीड है 10, तो 20 आया मोमेंटम, मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, फिर मैंने बुक ली, बुक का मास मान लो कि 5 किलो, मैंने वी सेम रखा है, वेलोसिटी वेलोसिटी सेम रखी है क्या ना, 5 × 10 50। मैंने बैग लिया, बैग का मान लो कि 20 kg था, मैंने स्पीड सेम रखी 10, कितना आया? 200। नोटिस करो, बैग के पास ऐसा क्या था? मोमेंटम था 200 वाला। रोड से फिर बैग बहुत भारी है, अरे भाई भारी से कुछ नहीं होता है उसकी, अगर मैं वही बैग को यूं फेंकता तो तब उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, भाई तो भी उतना ही है। अब वी बढ़ गया ना, वी बढ़ने से क्या हुआ? मास तो सेम रखा मैं 20, अगर मैं वी बढ़ा दूंगा, वी को मैं कर दूं 100, तो अब क्या हो जाएगा? मोमेंटम 2000। मोमेंटम देखो आप, उसके अंदर ताकत देखो, ज्यादा उसको स्पीड देने से वी बढ़ा, जब मैंने वी को मल्टीप्लाई किया एम से तो पी बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, वो मोमेंटम वो ताकत है, मोमेंटम इस ताकत, अंदर ताकत कितनी है, और जब वो उस ताकत से अथड़ाएगा उसके, तो उसको उतनी ही ताकत लगाना। मोमेंटम इज द उसके अंदर की ताकत जो उसको मिलती है उसके मास और उसकी स्पीड की वजह से। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो कोई ताकत नहीं, मोमेंटम जीरो। क्या मुझे कोई दम में लेकर आना रोकनी है? ऑलरेडी रुका हुआ है, क्या रोकूंगा उसको? ट्रक रुका हुआ ही है और मुझे ताकत लगानी रोकने के लिए, सब पहले से रुका हुआ है। रुक गया लो। वो जो चलेगा तब मोमेंटम आएगा, आप देखो, अकेला मास काम का नहीं है, अकेला वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी दोनों काम के। यस और नो? फोर्स डिपेंड अपॉन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मोमेंटम को समझो उसके अंदर की ताकत। तो जब हम एक बुलेट को छोड़ते हैं बंदूक से, तो बुलेट का मास तो सेम है, पर क्या बन जाता है? वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ज्यादा है बुलेट के पास, ताकत ज्यादा आ गई उसके पास में। इसलिए जब मैं जोर से फेंकता हूँ तो ताकत, उसके अंदर ताकत ज्यादा आ जाती है, उस ताकत को हम बोलते हैं मोमेंटम। और वो आपको फील करना पड़ेगा, साइलेंट रहो, हमको उसको फील करना पड़ेगा। यस और नो? अरे हाँ के ना, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? राइट और रॉन्ग? अब इसको अपन समझते हैं। अब अपन टॉपिक पढ़ेंगे, चेंज इन मोमेंटम। टॉपिक का नाम है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा आएगा एग्जाम में, पूरा आएगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं पी, और फिजिक्स में चेंज के लिए सिंपल सिंपल होता है डेल्टा। अरे हाँ क्या ना, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है? चेंज इन, ये ना लिखना पड़े इसलिए ये लिखते हैं।
समझे ना, टाइम बचे थी, समझ गए। तो जब भी ये समझना चेंज इन, पी मतलब मोमेंटम, ठीक है। अच्छा बेटा अभी चेंज कैसे निकालते हैं? तो मैं बताऊँ, मेरे पास 10 रुपए है, ये इनिशियल, 2 दिन बाद मेरे पास 50 रुपए हो गए, ये फाइनल। कितना चेंज आया? चेंज कैसे निकाला आपने? फाइनल में से माइनस किया ना इनिशियल, 50 में से 10, 40 का चेंज आया हर यहाँ के ना। तो जब भी हमको चेंज निकालना है तो हमको फाइनल में से इनिशियल माइनस करना पड़ता है, ऐसे करता है पर नॉर्मल, राइट है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल एफ, पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, माइनस पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। जब हम फाइनल मोमेंटम में से माइनस करते हैं इनिशियल मोमेंटम, तब आता है चेंज इन मोमेंटम। सर कैसे? अभी दिखाता हूँ, ध्यान से। मान लो बेटा कि एक एक गाड़ी है, क्या है? है ना, सामर्थ्य इस गाड़ी में बैठी है, सामर्थ्य गाड़ी चला रही है। अरे सामर्थ्य गाड़ी कुछ भी हो सकता है। अब देखो बेटा, क्या हुआ बेटा? हाँ, सामर्थ्य बीच में था, उसको तो साइड में कर देना ऐसे ही। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा अब बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो कि सामर्थ्य और गाड़ी का मास मिला के 100 kg है, और सामर्थ्य की गाड़ी की स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल केस है, याद करो। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? यू। याद आया कि नहीं आया? अरे हाँ क्या ना, यू। मान लो कि वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मोमेंटम, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला मोमेंटम है तो मैं बोलूंगा पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम। अरे हाँ क्या ना, कैसे निकालते हैं? मास और वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी किसे लिखते हैं अपन? यू से, तो एम यू। अच्छा मास कितना है? 100, यू कितना है? 10, कितना आंसर आया? 1000, फिर वही केजी। डन, ये इनिशियल मोमेंटम है। अच्छा, थोड़ी देर बाद में सामर्थ्य फुल फॉर्म में है, क्या है? और फिर हमने जब इसको 10-15 सेकंड बाद देखा, तब उसकी गाड़ी कहीं यहाँ पे थी। फिर बेटा मास तो उतना ही रहेगा 100, गाड़ी और सामर्थ्य अंदर, राइट है, तो एक्स्ट्रा तो आगे बैठा नहीं है। इस बार ये फाइनल केस। इस बार उसकी वेलोसिटी, अब व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? वी, हमने पढ़ा है सिंबल वी। मान लो कि वो है 50। सो अब मास और वेलोसिटी फाइनल है, तो मोमेंटम कौन सा? फाइनल वाला। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइनल मतलब वी, एम मतलब 100, वी मतलब 50 है, 5000। वो केजी वो सब करना कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया फाइनल मोमेंटम, ये आया इनिशियल मोमेंटम। अब बताओ क्या मोमेंटम चेंज हुआ? हुआ 1000 से 5000। तो कितना चेंज आया? 4000 का। बस वही है चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज द मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम मतलब एम वी, माइनस व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? एम यू, राइट है। और अगर हम एम को कॉमन ले लें तो v माइनस, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। कैसे निकालते हैं देखो, तो अब मुझे इस केस में निकालना है डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल माइनस, तो फाइनल कितना है? 5000, माइनस इनिशियल कितना है? 1000, कितना आंसर आया? 4000। मोमेंटम में चेंज आया 4000 का। ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ, चेंज इन मोमेंटम समझ में आया? टॉपिक का मतलब क्या है? इजी है। चेंज इन मोमेंटम, स्टार्टिंग के मास, स्टार्टिंग की वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम मास और फाइनल फाइनल वेलोसिटी। फिर ये होगा फाइनल मोमेंटम, तो पी एफ, इनिशियल तो पी आई, और फिर पी एफ से पी आई माइनस करना, दैट्स इट। अरे हाँ कहना। तो सर ये इसका फायदा क्या है?
चेंज इन मोमेंटम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कब लगता है, मुझे ये बताओ। अब जाते हैं फर्स्ट लॉ की तरफ। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो जिस स्पीड पे है उसी स्पीड पे चल रहा है, तो क्या उस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है? हाँ या ना? उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो अपने आप तो अपनी स्पीड चेंज करेगा नहीं, राइट है? स्पीड केवल चेंज होती है बाहर वाले फोर्स से, उसकी स्पीड अभी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या उस पे कोई बाहर से फोर्स लग रहा है? हाँ या ना? ना, राइट है। इसका मतलब ये है कि जब बाहर से फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी 10 से 50 मतलब चेंज होगी। अरे हाँ के ना? तो जब फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होता है। अरे हाँ के ना? तो मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स लगा। फोर्स के, अब समझो बेटा, वाई मोमेंट चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स आर रिलेट, ये न्यूटन ने ऐसे सोचा। हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि उसको लिखा हुआ मिल रहा है, उसने सब ये बनाया था। जैसे आज तो आपका पापा मम्मी को मालूम है कि दाल कैसे बनानी है, पर जिसने पहली बार दाल बनाई होगी उसने तो कितनी बार फेल हुआ होगा। तो एफर्ट की कीमत होती है, समझो। जब अगर सामर्थ्य की गाड़ी की स्पीड 10 से वेलोसिटी 50 हुई है, मतलब गारंटी से क्या लगा है? फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज होता है। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज होना और फोर्स का आपस में कोई लेना देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मोमेंटम का चेंज, उसकी हेल्प से फोर्स को क्या हम निकाल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। पर कैसे? यही मालूम किसने किया? न्यूटन ने। पहले बात तो आपको ये समझ में आया कि चेंज इन मोमेंटम और लगने वाला फोर्स जुड़ा हुआ है। सोचो, अगर फोर्स नहीं होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? समझो, तो मैं आपको दिखाता हूँ, समझ लो। अगर फोर्स नहीं लगा होता तो सामर्थ्य की वेलोसिटी 10 की 10 रहती थी, फाइनल भी 10। तो जो फाइनल मोमेंटम होता वो कैसे आता? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी 10, कितना आ जाता? 1000। तो फाइनल भी 1000, इनिशियल भी 1000, 1000 माइनस 1000 जीरो, तो चेंज भी कितना आता? जीरो। नो फोर्स नो चेंज। अरे हाँ के ना? और जब फोर्स है तो चेंज भी है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम और फोर्स आपस में कोरिलेटेड, कनेक्टेड। ये बात समझ में आई? हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे क्लियर है बेटा, सामर्थ्य समझ रही है? तो फिर हम चेंज इन मोमेंटम से लगने वाला फोर्स कैसे निकालें, ये अपन को समझना, ठीक है? मैंने कल होमवर्क भेजा था। हाँ, अच्छा, मैंने कहा था सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। वो लेके आयो ना? लेके आयो? लेके आइए ना, ठीक है। वो मैंने मैसेज भी किया था, कोई बात नहीं, चलेगा। अब मेरी बात ध्यान समझना, आज मैं इस टॉपिक पे यही इसको लीव कर रहा हूँ। आज हम कहाँ पे इसको लीव कर रहे हैं, कल उसको कंटिन्यू करेंगे, और कल सबसे मेन पार्ट चलेगा। कल हम फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे और सारे न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, वो ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, ऐसा हो शाम को ऑनलाइन अटेंड कर लेंगे, ऐसा हो तो इस साइड में बैठ के। सर, है ना? शाम को का मैच होगी बेटा। हाँ, हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करता ही बेटा, वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है? और फिर डाउट हो मुझे बोल देना, वैसे टॉपिक इजी है। पहले समझो, चेंज इन मोमेंटम और फोर्स आपस में लिंक है, ये बात हम समझ में आ गई। और हमको ये भी समझना है कि हम चेंज इन मोमेंटम की हेल्प से फोर्स निकाल सकते हैं, पर वो कैसे करना है वही अपन को कल पढ़ना, और वही है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको मोमेंटम के चेंज की हेल्प से फोर्स की वैल्यू निकालना बताता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? डन? कोई दिक्कत नहीं? अब ये कल पढ़, ठीक है? अरे हाँ के ना? चलो अब बेटा,
बेटा उसको पॉज कर और वीडियो सेव कर दे, लेक्चर एंड मत